हेलो गाइस, दिस इज अभिमन्यु फ्रॉम एनआईटी आंध्रा। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट। यानी ये चैप्टर जेईई मेंस के अनुसार या जेईई एडवांस का है या नीट का है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान चैप्टर है जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम दिमाग में रखते हैं, उनको याद रखते हैं तो हमें आसानी से 4 नंबर मिल जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, वन शॉट के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले करता हूँ कुछ थ्योरी के साथ, क्योंकि इसमें थोड़े से ऐसे थ्योरी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम उस थ्योरी को समझते हैं और अगर उस थ्योरी पे कोई सवाल आता है तो हम आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है वो है क्रिस्टलाइन, जिसको कहते हैं, और दूसरा है एमरफस। तो सबसे पहले अगर क्रिस्टलाइन के बारे में समझते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके, जिससे क्रिस्टलाइन को अगर हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इस पे आधारित कोई भी सवाल आता है तो इस वजह से ना छूट जाए कि थ्योरी हमें पता नहीं है। क्योंकि अगर थ्योरी के पता ना होने से 4 नंबर चला जाता है और वो बहुत ही आसान सवाल है तो फिर हमें बहुत ही अफसोस होगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के वो सारी थ्योरी समझ जाएं जो इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन व्यू से। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है वो ये है कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर अरेंज्ड इन फिक्स पैटर्न फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम सबको पता है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, और उस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो अगर हम इस क्रिस्टलाइन के अंदर इस पॉइंट की बात करें, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा है, वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड है, और वो फिक्स पैटर्न जो है वो कोई पार्टिकुलर दूरी तक नहीं बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस तक है। मतलब कि अगर इस सॉलिड के अंदर हम बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसके अंदर हम बात करें कि ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से कैसे होते हैं, तो वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैसे होते हैं गाइस, वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। वहीं जब बात आती है एमरफस के अंदर, यानी कि जब हम एमरफस की बात करते हैं इसी टॉपिक के दूसरे टाइटल जो सब टाइटल बोल सकते हैं हम एमरफस, जो कि इसका ऑपोजिट हम बोल सकते हैं। ये कहता है कि कंस्टिट्यूएंट्स, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो क्या है, रैंडमली अरेंज्ड है, और ये रैंडमनेस जो है वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं दिख रहा है बल्कि शॉर्ट रेंज पैटर्न तक आपको देखने को मिलेगा। यानी कि शॉर्ट रेंज पैटर्न तक किसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है, रैंडमली अरेंज्ड है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी दूसरा जो इसका थ्योरेटिकल पॉइंट है उसकी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो दूसरा पॉइंट कहता है कि हैविंग डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर डेफिनिट इसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनिट है, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर्टी जो है वो बदलने वाला नहीं है। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनिट है, यानी वेरिएशंस के नाम पे कुछ भी नहीं है इधर। तो ये बहुत ही आसान पॉइंट बन गया। और अगर हम इसकी तरफ बात करते हैं, इस एमरफस की तरफ बात करते हैं कि इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसा है, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तो ये कहता है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। यानी अब यहाँ पे वेरिएशन की बात कर रहा है ये, और बोलता है ये कि फिक्स नहीं है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना। मतलब तो ये बोलता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में है। यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब अगर मैं 20 से 30 कह सकता हूँ, 40 से 50 कह सकता हूँ, या 100 से 120 कह सकता हूँ, कुछ भी, मतलब इसका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर पार्टिकुलर पॉइंट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पार्टिकुलर पॉइंट बोलता तो ये फिक्स्ड हो जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये कहता है कि फिक्स नहीं है इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट दोनों। तो ये पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद इसके तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट कहता है अनआइसोट्रोपिक नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनआइसोट्रोपिक नेचर कह रहा है, अनआइसोट्रोपिक नेचर का मतलब है कि हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अलग अलग डायरेक्शंस में इसके डिफरेंट प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब जो है यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसने बोल दिया, सबसे ट्विस्ट वाला पॉइंट ये है कि इसने कहा कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी है डिफरेंट डायरेक्शन में गाइस, तो कुछ ना कुछ खास बात होगा। तो इस पे बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है कि इसका एग्जांपल दे दीजिए साहब। तो हम कह सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आइस को तोड़ते हुए हम सबने देखा है, बर्फ को तोड़ते हुए हम सबने देखा है। हम सबको पता है कि बर्फ को जब हम तोड़ते हैं तो जहां पे फोर्स लगाते हैं, जहां पे जोर देते हैं तोड़ने के लिए, वही पार्टिकुलर पार्ट टूटता है उसका। ऐसा आप सबने ऑब्जर्व जरूर किया होगा। तो ये अनआइसोट्रोपिक नेचर में सिर्फ इतना याद रखना है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है।
अब मैं वही बात कर लेता हूं इस एमॉर्फस के बारे में। तो एमॉर्फस कहता है कि आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है उसे ध्यान से समझना है यार कि ये अनआइसोट्रोपिक तो आपने समझ लिया अच्छे से, लेकिन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है उसके विषय में भी हम अच्छे से जान लेते हैं कि आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। आइसोट्रोपिक नेचर कहता है कि हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में इसके जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी, मैं बात कर रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसके अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट है, सिमिलर है, यहाँ पे सॉरी सिमिलर है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या है, सिमिलर है। सबसे खास बात जो कि यहाँ पे इस एक दूसरे को अपोजिट करता है ये। इसके बाद इसका अगला पॉइंट की मैं बात कर लूं, अगला पॉइंट समझना यार, गिव है क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग। इट मींस कि अगर इसको हम काटते हैं, इस सॉलिड को काटते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं, तो हमें कैसा मिलता है, क्लीन क्लीवेज मिलता है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्लीन क्लीवेज मिलता है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड कहते हैं। अगर सवाल पूछ दिया गया आपसे कि किस सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, हमें बताना होगा कि क्रिस्टलाइन को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। सबसे खास बात, क्योंकि ये जो है ना, ये यूनिक पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। ट्रू सॉलिड इसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं एमॉर्फस की तरफ, तो एमॉर्फस के अंदर खास बात क्या है, उस चीज को समझते हैं। एमॉर्फस के अंदर खास बात यह है कि जब आप इसको काटोगे ना तो आपको क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगा। खास बात यह है क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगा जब आप काटोगे किसको, एमॉर्फस को। अब इसकी वजह से, अब जैसे वहां पे ट्रू सॉलिड्स नामक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ट्रू सॉलिड वर्ड यूज हुआ है ना, उसी तरह से एमॉर्फस के अंदर इसको हम सूडो सॉलिड कहते हैं। और सूडो वर्ड को तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो सूडो फोर्स आया होगा, यानी सूडो शब्द से अच्छी तरह से आप वाकिफ है। मैं यहाँ फोर्स से कोई रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सूडो शब्द से, यानी सूडो शब्द से आप फैमिलियर हैं। तो सूडो सॉलिड जो वर्ड है वो यहाँ पे लग गया, और ये है सूडो सॉलिड। लेकिन ट्विस्ट की बात क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इसको सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं ये। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किस टाइप का सवाल आ जाए, और अगर सवाल सिर्फ इसलिए छूट जाए आपका क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट था लेकिन थ्योरी आपने नहीं पढ़ रखी थी, उसके वजह से एक सवाल, वो सवाल जो सबने किया और आपका छूट गया, सोचो कैसा रहेगा यार। तो सुपर कोल्ड लिक्विड इसको बोलते हैं, एमॉर्फस को क्या बोलते हैं अपन, सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो सुपर कोल्ड लिक्विड को अच्छी तरह से समझना है। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने क्रिस्टलाइन के बारे में बहुत कुछ बात किया है, एमॉर्फस के बारे में बहुत कुछ बात किया, लेकिन मैंने इनका एग्जांपल नहीं दिया। मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं आपको। एग्जांपल क्या है, जैसे अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं, इस टॉपिक में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल में हमारा सबसे पहला एग्जांपल है आइस, बर्फ, जिसे आप सबने देखा है, डेली लाइफ में यूज भी है। अब मैं बात करता हूं डायमंड। डायमंड बहुत एक्सपेंसिव चीज होता है डायमंड, यानी ये भी एग्जांपल है किसका, क्रिस्टलाइन का। एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वही ग्रेफाइट जो बचपन से आप पेंसिल में लिखते हैं, पेंसिल के अंदर होता है ना वो ग्रेफाइट, यानी कार्बन का फॉर्म है, ये दोनों कार्बन का ही फॉर्म है, इसको याद रख सकते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट एग्जांपल है किसका, क्रिस्टलाइन का। वही अगर मैं एमॉर्फस के एग्जांपल की बात करूंगा इस, तो वो समझना यार कि एमॉर्फस का जो एग्जांपल है वो क्या है, आपका ग्लास है, पॉलीमर है, प्लास्टिक कोक है। तो ग्लास क्यों है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं आपको बता रहा था आइसोट्रोपिक नेचर के बारे में, आइसोट्रोपिक नेचर के बारे में बता रहा था, क्योंकि वहां कहा गया कि सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। हम सबको पता है जब आप ग्लास को तोड़ते हो ना, ग्लास के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जोर देके देखना, उस पर फोर्स अप्लाई करके देखना, ग्लास पूरी तरह से बिखर जाता है, यानी कि वो जो फोर्स है वो सारे पार्ट पे लग जाता है, यानी वो ग्लास किस पार्ट में आ रहा है, एमॉर्फस के एग्जांपल में आ रहा है, याद रखना। पॉलीमर और प्लास्टिक को भी इसी का एग्जांपल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्त, एक नोटिस है आपके लिए, और वो नोटिस ये है कि आज से यानी कि इस वीडियो के बाद एक सीरीज चलने वाला है वन शॉट वीडियो का फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो क्योंकि मैं पूरा चैप्टर भी ला सकता था आपके लिए, लेकिन मैं वन शॉट वीडियो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपके 2 मेंस अभी बाकी है, आपका एडवांस अभी बाकी है, पर आपके पास समय नहीं है दोस्त। इतना समय नहीं है कि आप वापस से पूरा चैप्टर पढ़ो, एक एक पन्ना पढ़ो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर किया जाए। तो दोस्त बने रहे
है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक ठोक दो ताकि अपना अटेंडेंस बनाओ यार कि हाँ इस वीडियो को आप देख रहे हो एटलीस्ट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम उस वन शॉट वीडियो का सीरीज ला रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करो यार, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आगे भी काम करते रहेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स के अंदर जो सबसे पहला है हमारा वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में बांटा गया है। उसमें से सबसे पहला आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आपका आता है आयोनिक सॉलिड और तीसरा कोवैलेंट सॉलिड, चौथा है मेटेलिक सॉलिड। तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। इन 4 क्लासिफिकेशन जो किए गए हैं बाइंडिंग फोर्स के आधार पे जो सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है, उसमें से सबसे पहला हमारा आता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर अगर हम टाइप कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो वन राउंड फोर्स है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। एग्जांपल भी यहाँ पे एग्जांपल है आइस हो गया, ड्राई आइस हो गया। तो ड्राई आइस और आइस दो अलग चीज है, ये आपको पता है। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? CO2 को बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयन, दूसरा जो हमारा टाइप है उसमें आयोनिक सॉलिड है। यहाँ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के तौर पे आयंस होंगे और वहां पे जो टाइप ऑफ फोर्स होगा क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। याद रखना आयोनिक बॉन्ड होगा। एग्जांपल के तौर पे आपके जितने भी आयोनिक कॉम्प्लेक्स जैसे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे NaCl हो गए, KCl हो गए, ZnO हो गया, KMnO4 हो गया, तो ये सब के अंदर क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है? आयंस है। और जो टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड वाइज एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके बाद तीसरा पार्ट जो हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, वो है कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड है, चूंकि कोवैलेंट सॉलिड है तो एटम होना लाजमी है, तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के तौर पे क्या होगा? एटम्स होंगे। टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद एग्जांपल, इसके भी एग्जांपल्स होंगे। एग्जांपल में आपके आ जाएंगे यहाँ पे भी यहाँ एग्जांपल क्या आ जाएगा? यहाँ एग्जांपल आपके आ जाएंगे कोवैलेंट की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट सॉलिड के अंदर एग्जांपल क्या आएगा वो एग्जांपल भी मैं क्लियर कर ही देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो एग्जांपल है आपका वो है ये गलत हो गया है, कोवैलेंट बॉन्ड में ये एग्जांपल नहीं होगा। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो एग्जांपल होगा वो होगा आपका डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा, डायमंड ग्रेफाइट। तो इस तरह से इसका एग्जांपल यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात कर लेते हैं, जो आखिरी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का आखिरी टाइप जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो होता है मेटल कर्नल होता है। मेटल कर्नल का मतलब होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के अलावे जो है वो मेटल कर्नल में आते हैं। उसके अलावा जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी है। और इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की, अगर हम बात कर लें तो एग्जांपल आपका मेटल्स हो जाएंगे सारे। इसके बाद टाइप ऑफ फोर्स यहाँ पे बात नहीं किया तो वो भी कर लेते हैं। टाइप ऑफ फोर्स में आपका मेटेलिक बॉन्ड आ जाएगा। अब जो कि हमने ये चारों क्लासिफिकेशंस अच्छे से पढ़ लिया, तो इस चारों क्लासिफिकेशंस के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो हमारे कंसेप्ट को और भी मजबूत कर देंगे। तो उसमें क्लासिफिकेशंस है आपका इस पूरे